के ऊपर ये वक्त की जमीन का अंदर हेरफेर करने के लिए हर स्टेज के ऊपर पैसा देना पड़ा। जैसा उसने अपनी शिकायत में बताया कि तहसीलदार श्री ज्ञानेश्वर खुटवड़ यांनी सदर आदेश पारित करणे कामी 1 लाख रुपये प्रति एकर या हिशोबाने पैसे घेतले। तहसीलदारच्या आदेशानंतर श्री विश्वास व इतर अधिकाऱ्यांची नावे कमी झाली। त्या कामीसाठी तलाठी व मंडल अधिकारी यांनी 10,000 रुपये घेतले। मतलब किन लोगों ने कहाँ कहाँ पर है तो ये पैसा लिया। यानी कि अगर ये तहसीलदार है ज्ञानेश्वर खुटवड़, उसने 1 लाख रुपए के हिसाब से बोला मैं करके दे देता हूँ करके, ये सब अपनी शिकायत के अंदर ये डॉक्टर साहब ने अपना बताया है। तो वहाँ पर वकील साहब को जब बोला गया, वकील साहब ने बोला कि आपको 15 लाख रुपये देना पड़ेगा इसके लिए। तो ये बेचारा ऑलरेडी करोड़ों रुपये खर्च कर चुका था मतलब, तो उसने बोला कि यार भाई 15 लाख रुपये में अगर मुझे एनओसी मिलती है तो मैं 15 लाख रुपये दे देता हूँ करके। तो उसने फिर वकील के साथ निगोशिएशन किया कि भाई 15 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं करके। उस वक्त जो है वो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था। तो वकील साहब ने बोले कि तुमको पैसे अर्जेंट देना पड़ेगा, मेरी ऊपर बात हो गई है करके। तो मामला सेटल हुआ 9 लाख रुपये के अंदर। तो उसने वकील ने ये बोला कि साहब ये 9 लाख मतलब इतना पैसा है तो मैं बदलापुर से उस्मानाबाद कैसा लेकर आऊँगा करके। तो वकील साहब पैसों के लिए इतने उतावले थे कि उन्होंने कहा कि ये काम करो तुम आरटीजीएस करवा दो मेरे को। तो 9 लाख रुपये वकील साहब ने आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर करवा के लिए, वो आरटीजीएस की पूरी डिटेल्स है। अब वकील साहब ने एक एनओसी इशू किया। ये एनओसी उन्होंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं ये एनओसी तुम्हारे को बना के देता हूँ और बैक डेट के अंदर बना के देता हूँ करके, तुम्हारा नाम भी चढ़ जाएगा। और उन्होंने एक शोलापुर को ऐसी एनओसी इशू किए थे। तो उन्होंने वो वकील डॉक्टर साहब को बताया तुम घबराओ मत, मैंने इससे पहले शोलापुर के भी एक मैटर के अंदर एक एनओसी ऐसी इशू किया था मुझे। तो बोले बताइए तो सही कि क्या है करके मतलब वो। तो उन्होंने तो वो शोलापुर को जो एनओसी इशू किए थे वो भी बैक डेट के अंदर, तो वो एनओसी की कॉपी भी उनको भेजे है। मैं वो कॉपी भी आपको बताता हूँ। तो वो एनओसी की कॉपी देखते डॉक्टर साहब ने बोले कि साहब ये ऐसा नहीं, इसके अंदर एक और 2 लाइन ऐड कर सकते का। तो बोले हाँ ठीक है मैं और 2 लाइन ऐड कर दूंगा करके उसमें, लेकिन आप पैसे दे डालो करके। वो बेचारे ने आरटीजीएस करके है तो 9 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिया। और उन्होंने ये एनओसी इशू की। वकील साहब ने, उस्मानाबाद के रहने वाले वकील साहब ने, जिनके बारे में मुझे बताया गया है कि बहुत ही मोतबर शख्सियत है, तो मैं उनके पूरे डिटेल के अंदर इस वजह से नहीं जाना चाह रहा हूँ कि एक मरतबा थोड़ा सा ये मामला कल की मीटिंग हो जाती है, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो वकील साहब ने ये एनओसी इशू करने से पहले वो डॉक्टर साहब को बोले कि भाई मोबाइल बंद कर दे तो बेहतर होगा। तो वकील साहब ने बोले कि साहब ये मैं शोलापुर के लिए भी ऐसी एनओसी इशू कर चुका हूँ करके, और वो भी बैक डेट के अंदर इशू किया हुआ हूँ बोले, तो आपको भी मैं बैक डेट के अंदर करके दे देता हूँ करके। ये शोलापुर को जो उन्होंने एनओसी इशू किए थे, ये सिकंदर लियासत शेख खंडवी तालुका बर्शी जिला शोलापुर, इनके लिए है तो इन्होंने एक एनओसी इशू किए थे करके। अब वो एनओसी इशू करने के बाद इन्होंने बोले कि आप मेरे 2 लाइन और एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिएगा। बोले ठीक है। अब ये वक्फ बोर्ड का लेटर हेड है, ये वक्फ बोर्ड का लेटर हेड है, ये वक्फ बोर्ड का स्टैम्प है, और ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड। अब ये लेटर जो है उन्होंने इशू कर दिए है। ये बंदा खुश हो गया कि चलो भाई मेरे को एनओसी मिल गई है। अब ये बम्बई गया, वापस बदलापुर के अंदर पूरे फाइल डॉक्यूमेंट्स सब लेके गए। अब बोले मेरा नाम चढ़ जाएगा इसके ऊपर। वहाँ पे जाने के बाद तो उनको किसी ने बताया कि यार इसके अंदर मुझे कुछ भी बराबर नज़र नहीं ये हो रहा है करके, क्योंकि इन्होंने ये जो एनओसी इशू किए हैं वो तकरीबन 2017 में किए हैं, लेकिन उसको बैक डेट करके दिए हैं। 2012 का डेट दिए है, 2012 की डेट का है तो उन्होंने एनओसी इशू किए। अब ये बेचारे डॉक्टर साहब को, कृष्णा निमसाकरे साहब को शक हुआ। उन्होंने आरटीआई के अंदर वक्फ बोर्ड से डिटेल्स मांगी कि ये जो एनओसी इशू हुई है इसके बारे में जानकारी दो। तो वक्फ बोर्ड ने माहितीचा अधिकार नियम ये कब दिए हैं उन्होंने? 27 नवंबर 2020। 27 नवंबर 2020 को उन्होंने आरटीआई डाली वक्फ बोर्ड के अंदर। वक्फ बोर्ड का जवाब क्या आया है सुनिए। विषयाचे अनुषंगाने संदर्भीय अर्जान्वये माहितीच्या अधिकार अंतर्गत आपण मागितलेली माहिती बाबत कळविण्यात येते की
हे जे पत्र क्रमांक आहे महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड 10/269/212 चे पत्र खोटे व बनावटी असून त्याची प्रत या कार्यालयात नहीं। 27 नवंबर को आरटीआई के जरिए वक्फ बोर्ड ने ये बोला कि ये जो एनओसी आपको इशू की गई है ये खोटी है, बनावटी है। अब ये अगर वक्फ बोर्ड को अगर ये मालूम है कि ये एनओसी खोटी है, बनावटी है, लेकिन लेटर हेड हमारा है, सिग्नेचर हमारी है, स्टैम्प हमारा है, तो 27 नवंबर के दिन इन्होंने जवाब दिए। 28 नवंबर के दिन वक्फ बोर्ड का सीईओ जो भी था, वक्फ बोर्ड का जो लीगल सेल का हेड जो भी था, उसने है तो इमीडिएट जाके पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाना था। ये मैटर मैंने जब इससे पहले जो मीटिंग हुई 26 तारीख के दिन वक्फ बोर्ड की, 26 तारीख थी, मैं हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था, जो पहली मीटिंग थी, तो वो मीटिंग के अंदर मैंने है तो ऑनलाइन मैं हॉस्पिटल से है तो वो मीटिंग अटेंड किया। मैंने उनको बताया कि सर ये एक मैटर सामने आया है जिसके अंदर आपने खुद ने लिख कर दिया है कि ये बोगस है, ये बनावटी है करके, तो इसमें एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर किया। और मैंने उसी दिन बोल दिया कि आप एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे क्योंकि ये 9 लाख रुपये अकेले वकील साहब ने खाए हैं, ऐसा नहीं है। वकील साहब ने अपना हिस्सा जो भी है, वक्फ बोर्ड के भी जो भी कर्मचारी इसके अंदर शामिल है उन लोग के पास भी गया होगा, बोर्ड के किसी मेंबर के पास गया होगा करके, तो ये एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकती है करके। अब ये इसका नतीजा ये हुआ कि जिस दिन मैंने मीटिंग किया, उस मीटिंग के फौरन बाद ये जो वकील साहब है उस्मानाबाद के, उन्होंने ये डॉक्टर साहब को फोन किया और बोला कि साहब आपके पैसे मैं वापस कर देता हूँ, आप इम्तियाज जलील के पास नहीं जाना करके। अब उन्होंने 2 डेट दिए हैं कि साहब मैं आपके पूरे पैसे वापस कर देता हूँ करके, आप कुछ करना नहीं, अपनी दोस्ती है, रिलेशन है, सब है करके उसमें मैंने इशू कर डाला, मेरे से जो भी हुआ होगा करके, लेकिन मैं आपको पैसे दे देता हूँ। ये डॉक्टर को मैंने ये बताया है कि आपके सिर्फ 9 लाख रुपए नहीं है, जो ट्रस्टीज है उन्होंने 1 करोड़ रुपया लिए है, वो पैसा भी आपको लेने का है करके। अब कल के दिन हमने ये मीटिंग के अंदर के मैटर हम दोबारा उठाएंगे और इसके अंदर हमारी जानकारी के हिसाब से वक्फ बोर्ड के 2 कर्मचारी है जो इस तरह के बोगस एनओसीज इशू करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। ये बंदे ने पूरा डिटेल्स कि कहाँ कौन से बैंक अकाउंट्स के अंदर मैंने पैसे दिया है, आरटीजीएस से 9 लाख रुपए अगर दिए हैं, आज नवंबर में अगर ये बोल रहा है वक्फ बोर्ड अपने लेटर हेड के ऊपर कि साहब ये बोगस है, तो 4 महीने से वक्फ बोर्ड खामोश क्यों है? खामोश इसलिए है कि हिस्सेदारी के अंदर उनका भी ये मिला है, तो एक रैकेट चल रहा है। और मैं तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये जो शोलापुर की एनओसी वकील साहब ने दिए थे, शोलापुर की एनओसी भी 100% बोगस है। अब हम ये मांग करने वाले हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो एनओसी जहां पर भी जो इशू किए गए हैं उसकी कॉपीज हमारे पास भेजिए, हम उसको वेरीफाई करेंगे कि ये सही जेन्युइन है या इस तरह का ये मामला है करके इसमें। अब ये लोग साहब ने तो शोलापुर वालों साहब ने क्या किए हैं, नाम अपना चढ़ा लिए है या नहीं चढ़ा लिए है करके, मतलब इसके अंदर वक्फ बोर्ड के अंदर जो सिग्नेचर्स, जो दोनों सिग्नेचर्स जो करीबी है, इनका बोलना ये है कि ये अनीश शेख साहब की सिग्नेचर है करके, लेकिन 2012 का बैक डेटेड देते वक्त वो वकील साहब को ये नहीं समझ में आया कि 2012 में सीईओ कौन थे। उन्होंने आज के सीईओ की सिग्नेचर देखे कैसी है करके और उन्होंने अपना मार दिए है करके। तो एक बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि एक रैकेट इसके अंदर है और हम कल वक्फ बोर्ड के अंदर डिमांड करेंगे कि ये वकील साहब के ऊपर एफआईआर रजिस्टर होना, तो पूरी की पूरी चेन समझ में आएगी कि किसने ये लेटर हेड बनाया था, ये स्टैम्प किसने बनाया था, ये सिग्नेचर किसने मारी है करके, ये पूरी चेन बन के आएगी। और अगर वो नहीं करते हैं तो हमने ये डॉक्टर साहब को बोले हैं, डॉक्टर साहब थोड़े से आगे पीछे हो रहे हैं, बेचारे मियाँ बीवी दोनों भी डॉक्टर हैं, उनकी पूरी फैमिली डॉक्टर की है, ये थोड़ा सा ये है कि सर हमको प्रॉब्लम में आएंगे, हम ये है। तो मैंने उनको एश्योर किया है कि अगर वक्फ बोर्ड अगर नहीं करता है तो हम आपको है तो लेके जाएंगे और आपका पूरा प्रोटेक्शन ये वो की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। आपने एफआईआर रजिस्टर करना है कि ये वकील ने मेरे से पैसे लिया, आरटीजीएस के जरिए मुझे ये एनओसी इशू किया, वक्फ बोर्ड ने बोलिंग किया, ये खुला केस है। तो इतना एक सिंपल केस है और हम ये समझते हैं कि ऐसा एक बहुत बड़ा रैकेट यहाँ पर चल रहा है वक्फ बोर्ड के कुछ कर्मचारियों के साथ साथ। तो हमारी ये ख्वाहिश रहेगी कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द वो वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को भी अंदर भिजाएंगे। ये वकील साहब तो गए समझ लीजिएगा,
ये वकील साहब उस्मानाबाद के जो है उन्होंने 9 लाख रुपए देते बोल रहे हैं, अब आप दे भी देंगे तो आपके ऊपर FIR तो रजिस्टर होने वाली है। तो ऐसे ऐसे मैटर्स हमारे पास ये आ रहे हैं। ये तहसीलदार साहब का भी नाम लिया हूँ मैंने उसमें। अब वो तहसीलदार साहब भी अगर सुन रहे होंगे तो उन्होंने 1 लाख रुपये वो बेचारे डॉक्टर साहब को दे दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा उसमें, नहीं तो उनकी भी एक कंप्लेन डालेंगे चीफ सेक्रेटरी के पास कि साहब ये बंदे ने है तो आपका एक ये लिया रहेगा। कहीं ना कहीं आपको इन लोगों को है तो सलाखों के पीछे भेजना पड़ेगा, तब जाकर है तो ये मामला होता है। इतनी मोटी चमड़ी के हो गए हैं कि इनको ना डर है ना खौफ है ना कुछ है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि सब हम पैसों से खरीद सकते हैं। जालना रोड के मैटर के अंदर मुझे किस तरह का दबाव आ रहा है, किस तरह का प्रेशर आ रहा है, किस तरह के ऑफर्स आ रहे हैं, ये सब देखते हुए आप समझ सकते हैं कि जो 100 करोड़ रुपये बना रहे हैं, 50 करोड़ बना रहे हैं, उनके लिए क्या है। उनको ऐसा लगता है कि साला हम बड़े बड़े ऑफिसर्स को खरीदे हुए हैं, ये इम्तियाज अली को भी हम खरीद लेंगे करके, तो उनकी कोशिशें जारी, मतलब ऐसा नहीं है। उनके तरफ से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि साहब वो तापड़िया साहब पूछ रहे क्या बोलना है करके, मैं बोलता हूँ कि जेल की सलाखों की तैयारी करो करके उसको मैसेज रिप्लाई कर देता हूँ। तो ये मैटर मैं समझता हूँ एक बहुत सीरियस मैटर है, और इसके अंदर हम ये दूसरा एक मैटर है जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर एक FIR रजिस्टर हो सके। देखिए डॉक्टर साहब ने इतने चक्रा मारे थे, तो डॉक्टर साहब ने आखिर में जाके है तो एक कंप्लेन, जो पहले जाके है तो नवाब मलिक साहब से मिले, उन्होंने नवाब मलिक साहब को पूरी जानकारी दी। नवाब मलिक साहब को पूरी जानकारी देने के बाद नवाब मलिक साहब ने उसके ऊपर इंक्वायरी करो, उसके ऊपर रिपोर्ट दो बोल के ये सब ये किए। ये कब की बात है, ये नवंबर 2020 की बात है कि नवाब मलिक को साहब को इन्होंने जाके है तो सब दिए। नवाब भाई ने है तो मतलब उसके ऊपर लिखे कि इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए, CEO को दिए, एडिशनल सेक्रेटरी को दिए कि इसके ऊपर रिपोर्ट सबमिट की जाए करके। हमारी जानकारी के हिसाब से आज हमको ये पता चला है कि वक्फ बोर्ड का मुंबई का जो ऑफिसर है वो आज जामा मस्जिद ट्रस्ट गया था, और वहाँ पे जाके उसने ये पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स हासिल की है। पता चला है कि वहाँ के जितने भी जो ट्रस्टीज, जो जिम्मेदार लोग थे, वो उसके आंख के ऊपर आए, धक्का मुक्की कर रहे हैं उसको कि तुम कैसे आते हैं, ये हमारी जगह है करके। इस दौरान है तो वहाँ से कुछ नेशनल हाईवे का एक रोड भी निकली है, तो डॉक्टर साहब ने बोले कि भाई इसका कंपनसेशन आया हुआ है, वो कंपनसेशन अब चूंकि मैंने ज़मीन खरीद लिया है, मेरे नाम के ऊपर हो गई है, तो कंपनसेशन मुझे पता मिलना चाहिए। तो ट्रस्टी साहब ने बोले हाँ ठीक है, हम लेटर आपको देते हैं, आप जाके ले लो करके। वो बेचारा वहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में गया तो पता चला कि ट्रस्टी साहब ने पहले उठा के लेके चले गए। अब इसमें एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि वक्फ की ज़मीन अगर है तो इसका कंपनसेशन कहाँ जाना चाहिए? वक्फ बोर्ड के अंदर जाना चाहिए। अब औरंगाबाद के भी कुछ इश्यूज है कि जहाँ वक्फ की ज़मीन में से ये गई है, लेकिन धन्ना सेठों ने है तो कब्रस्तानों के अपने ये करके है। तो अब हम ये मांग भी करने वाले हैं कि कंपनसेशन किसी का भी रहे, ज़मीन वक्फ की है, वो वक्फ के अंदर ही उसका कंपनसेशन जाना चाहिए करके। तो ये बेचारे को ना कंपनसेशन मिला ना ज़मीन मिली, इसका पैसा भी गया है करके। लेकिन अब उनको हम ये करेंगे कि वकील साहब एक मरतबा अंदर चले गए तो बहुत सारी चीज़ें बाहर सामने आएंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वकील साहब, मैं वकील साहब का नाम अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा कल की मीटिंग करने के बाद, लेकिन मैं ये है कि उस्मानाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत सीनियर वकील है, और मुझे कुछ वकीलों ने ये बताया है कि कुछ वकील जो है वो वक्फ बोर्ड के एरिया में घूमते रहते हैं, वो ग्राहकों के तलाश में रहते हैं। उनको मालूम रहता है कि आदमी आके सुबह से बैठा है, परेशान है, तो उसके पास जाने का क्या है, तुम्हारा मसला क्या है, क्या प्रॉब्लम है करके। तो ये आदमी से मैंने भी पूछा उनसे, मैं बोला वकील साहब आपको मिले कैसा? तो बोले साहब मैं खड़ा हुआ था वहाँ पे, बहुत देर से खड़ा था, इंतजार में खड़ा हुआ था, तो ये वकील साहब आए, बोले क्या मैटर है तुम्हारा? तो बोले मैंने ऐसी ऐसी जगह लिया, मेरे को NOC चाहिए। तो बोले ऐसी NOC थोड़ी मिलती है, बोले तो मेरे पास आओ, बोले मैं बताता हूँ क्या करना है। तो जब इन्होंने पैसा नहीं देने का ये किया कि साहब अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो उन्होंने बोले कि अगर 2 दिन में पैसा नहीं मिला, क्योंकि मेरी सब ऊपर बात हो गई है, सबको देने का है, आप कैसा भी दो करके। तो उन्होंने बोला मैं कैसा दूँ करके, मैं तो बदलापुर में हूँ, उस्मानाबाद तक पैसा कैसा लेके आने का? तो उन्होंने इतने उतावले थे बेचारे कि RTGS से पैसा ले लिए। कंप्लेन के ऊपर आपने बोले जरूरी नहीं है, रिकॉर्ड पे है बस।
नहीं, मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, नहीं मतलब मैं नाम ऐसा छुपाने के इरादे से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये हो रहा है कि ये वकील साहब ने डॉक्टर साहब को एश्योर किए है कि साहब मैं तुम्हारा पैसा दे देता हूँ करके, कल को वकील साहब ने ये नहीं बोलना, उसने मुझे कहीं बोला था कि पैसे दे रहा करके, उसने मेरा नाम क्यों दिया तूने करके, तो मेरी वजह से कहीं उनका पैसा अटक ना जाए, वो पैसा निकल जाने दो, वकील साहब को यहाँ पे जो हथकड़ियों में लेके आएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा उसमें क्या है करके। उसमें अब मेरी शिकायत इस बात से है साहब कि नवंबर में अगर आप खुद लिख के दे रहे हैं कि अगर ये है, आपका लॉ डिपार्टमेंट यहाँ पे गजब मार रहा है क्या, आपके लॉ ऑफिसर यहाँ पे बैठते हैं, उन्होंने दूसरे दिन तो एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए था, आप खुद लिख के दे रहे हैं और आपके उसके अंदर खुला है कि आपका लेटर हेड यूज किया जा रहा है, आपका स्टैम्प यूज किया जा रहा है, सीओ की सिग्नेचर यूज की जा रही है, तो क्यों नहीं एफआईआर रजिस्टर किए गए? ये किसी छोटे बच्चे को भी पूछ लिया तो समझ में आएगा कि नहीं साहब मेरा भी हिस्सा आया था ना, उसके अंदर मैं कैसा दूं करके, ठीक है। मैं ये कॉपीज आपको दे रहा हूँ, ये जो एनओसी इशू की गई है और जो आरबीआई का जो रिप्लाई आया है।